जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, समान हिंदी की जो श्रृंखला चल रही थी, आज 14वीं क्लास है और वर्णमाला की जो क्लास चल रही थी, वर्णमाला नामक चैप्टर की, वो आज 8वीं क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखदमय जीवन आपका व्यतीत हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, जब तक आपका जॉब कहीं ना कहीं लग नहीं जाएगा, तब तक ये मान के चलिए आप बहुत ही दुखमय जीवन में व्यतीत कर रहे होंगे, मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे से आज की क्लास को देखना है, सुनना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे निरनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां किसे कहते हैं, संपृक्त ध्वनियां किसे कहते हैं, द्वुत्व ध्वनियां किसे कहते हैं, बद्धाक्षर किसे कहते हैं, मुक्ताक्षर किसे कहते हैं, रेफ रा किसे कहते हैं, पाद रेफ रा किसे कहते हैं। इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप विश्वास करिएगा। और सभी एग्जाम के लिए आपके ये हिंदी, समान हिंदी का बैच चल रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों, मित्रों, सखियों के पास, सहेलियों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास, सबके पास इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है निरनुनासिक। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है निरनुनासिक, उसके बाद लिखा हुआ है अनुनासिक, उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, विसर्ग, उसके बाद लिखा गया है अनुस्वार लिखा गया है। तो देखिए, इन सभी ये जो सभी बिंदु हैं, निरनुनासिक, अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार, देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसे आप एक कभी कभी समझ लेते हैं तो आपको कोई समस्याएं ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं आज आपको सभी चीजें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं निरनुनासिक। निरनुनासिक किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए, अर्थात केवल मुंह से बोले जाने वाले सा स्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझना यह है कि जैसे जब हम लोग उच्चारण करते हैं, तो पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था, वर्णों का उच्चारण में बताया था, और उससे पहले भी बताया था जब वर्णों का जन्म हुआ था, कि हमारे फेफड़े से श्वास हमारे मुख और नाक की ओर से बाहर निकलती है। उन्हीं श्वासों के माध्यम से जो ये वर्ण होते हैं, इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो आप मान के चलिए, आप कि मान लीजिए ऐसा कोई वर्ण है जिसके उच्चारण में आप पूरा का पूरा मुख से ही श्वास निकाल दे रहे हैं, तो ऐसा अगर कोई वर्ण है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरनुनासिक कहते हैं। जैसे कहिए, आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे आप, जैसे देखिए उदाहरण मैं बता दे रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए बोल रहे हैं, आप इधर उधर, आप इधर उधर। देखिए, आप इधर उधर, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब आप अपनी नाक को ऐसे बंद कर लीजिए, खूब तेजी से आप अपनी नाक को ऐसे तेजी से बंद कर लीजिए। उसके बाद इन सभी शब्दों का आप उच्चारण करिए। अगर आपके नाक बंद करने के बाद अगर इस शब्द का उच्चारण आप कर ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी के सभी शब्द कैसे हैं? निरनुनासिक है। देखिए, मैं ये नाक बंद करने के बाद बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप इधर उधर, देखिए बिल्कुल बंद है, कोई भी चीटिंग नहीं है। आप जहां पर बैठे हैं, आप नाक बंद करके बोलिए। देखिए, बिल्कुल शुद्ध आवाज में आप बोलेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप इधर उधर, ऐसे कोई भी जो स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं वर्ण, उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। यानी कि इसमें कोई भी स्वर आ सकता है। जैसे ह्रस्व आ भी आ सकता है, दीर्घ आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, दीर्घ ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, दीर्घ उ भी आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, आए आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है। इन सभी जो स्वर वर्ण हैं, इनसे कोई भी शब्द अगर बनेगा, यानी कि इसमें ना तो अनुस्वार का प्रयोग होगा, ना अनुनासिक का, ना विसर्ग, किसी का प्रयोग ना रहे, तो यहां पर आप देखेंगे
इनका उच्चारण आप नाक बंद करके आप कर सकते हैं, और जिनका जिनका आप उच्चारण नाक बंद करके कर सकेंगे जिन भी शब्दों का, आप उन्हें किस में रखेंगे, निरनुनासिक में रखेंगे। आप एग्जाम हॉल में भी अपनी नाक को पकड़कर देख लीजिएगा, उच्चारित कर लीजिएगा। अगर आप उच्चारण कर ले रहे हैं तब तो क्या होगा, निरनुनासिक होगा, नहीं तो फिर ये 3 कंडीशन आगे हम लोग अभी देखेंगे, तो उसे आपको समझना है। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है कि देखिए इनके उच्चारण में केवल मुख से ही श्वास निकल रही है, मुख से ही सभी ध्वनियां निकल रही है, नाक से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निरनुनासिक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए, अर्थात केवल मुंह से बोले जाने वाले 7 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, निरनुनासिक कहते हैं। ये आपको ध्यान देना। देखिए सा का मतलब होता है 7, स्वर का मतलब क्या होता है, स्वर होता है, और वर्ण का मतलब वर्ण होता है, यानी कि वर्णों के साथ स्वर अगर हो तो उन्हीं को क्या कहते हैं, निरनुनासिक कहते हैं। अब देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं। अब देखिए मुख से श्वास निकल रही है, मुख से अगर थोड़ा सा नाक से भी श्वास निकल जा रही है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, अनुनासिक कहेंगे। तो ऐसे स्वरों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है, मुख से अधिक श्वास निकलती है और नाक से कम श्वास निकलती है। ये आपको ध्यान देना है। मुख से तो अधिक श्वास निकलती है, नाक से कम श्वास निकलती है, ऐसे ही वर्णों को क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। ये देखिए अनुनासिक चिन्ह है, ये क्या है, अनुनासिक चिन्ह है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर केवल मुख से श्वास निकल रही थी, यहां पर मुख और नाक दोनों से श्वास निकलेगी, लेकिन शर्त यह रहेगा कि मुख से ज्यादा श्वास निकलेगी और नाक से कम श्वास निकलेगी। चाहे आप बोलकर देख लीजिएगा। जैसे आप लिखिए, जैसे एग्जांपल में आप देखिए, जैसे आप लिखते हैं मां, मां लिखते हैं इस प्रकार से, जैसे आप लिखते हैं गांव, जैसे आप लिखते हैं दांत, जैसे आप लिखते हैं सांचा, जैसे आप लिखते हैं आंगन। कोई भी, बहुत सारे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं हंसना, जैसे आप क्या लिखते हैं, हंसना। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसका उच्चारण करिए। देखिए मां, गांव, दांत, सांचा, आंगा। देखिए मुख से श्वास निकल रहे, मुख के साथ साथ नाक से भी निकल रहे। अब आप अपना नाक पुनः बंद करिए और बंद करने के बाद इन सभी शब्दों का उच्चारण करिए। देखिए आप उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से इसमें आप निरनुनासिक में कर पा रहे थे। आप बंद करिए। देखिए मां, मां मतलब पूरा सही से आवाज नहीं है। देखिए हल्की से ध्वनि, जब मां कहने पर जब हल्की ध्वनि नाक से भी निकल जाती है तब यहां पर क्या होता है, अच्छे से उच्चरित होता है। मां, गांव, दांत, सांचा, आंगन। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहां पर जो उच्चारण होगा, यहां पर जो श्वास निकलेगी मुख से ज्यादा निकलेगी। मान के चलिए कि 95 या 99% मुख से श्वास निकलेगी, 1% या 5% तक किससे निकलेगी, नाक से निकलेगी। ये आपको ध्यान देना है। तो इन्हें क्या कहेंगे भैया, निरनुनासिक। आपको याद रखना है केवल अनुनासिक का चंद्रबिंदु, ये इसे क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु कहते हैं। ये चिन्ह है, अगर ये कहीं पर लगा रहेगा तो इसका मतलब यहां पर कौन सी ध्वनि होगी, अनुनासिक होगी। अब देखिए यहां पर अनुनासिक के साथ अनुस्वार को भी समझिए। अनुस्वार में क्या होता है कि अनुस्वार के उच्चारण में श्वास केवल नाक से निकलती है। अब यहां पर इसका उल्टा हो जाता है, 1% मुंह से निकलती है, नहीं तो नाक से ही निकलती है। जैसे आप देखिए जैसे यहां पर आप देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए लिखा गया है, जैसे अंश, जैसे अंश, अंक, अंगद, जैसे अंश, अंक, अंगद, अंकित, पंकज। कोई भी शब्द आप ले लेंगे, पंकज, पंकज, कोई भी शब्द आप ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अनुस्वार में हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अनुस्वार हो जाएंगे। देखिए यहां पर नाक से श्वास निकलेगी। आप देखिए नाक बंद करके इसको बोल ही नहीं पाएंगे, अंश, अंश, अंश करेंगे। यहां बिना नाक का आप बोल ही नहीं सकते। देखिए अंग मतलब इस केवल आ और बिंदी अकेले को बोलना है। सा को अगर बोलेंगे तो मुंह से आवाज निकल जाएगी, लेकिन केवल अंग अकेले को आप बोलेंगे नाक बंद करके तो बोल ही नहीं पाएंगे। इस सा की वजह से आप अंश बोल सकते हैं, लेकिन ये जो अंग है इसको आप इसका आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे नाक बंद करके। चाहे आप जहां पर बैठे हैं बोलकर देख लीजिए, अंश,
बिना नाक को आप खोले इसका उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं। सा की वजह से आप बोल सकते हैं, बाकी आप केवल इसका अकेले उच्चारण करिए, देखिए नहीं बोल पाए, बोल ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, जहां पर अनुस्वार का चिन्ह रहेगा वहां पर अनुस्वार होगा। लेकिन ध्यान देना यह है कि एग्जाम में क्या होता है कि परिभाषा देकर आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि अनुस्वार के उच्चारण में श्वास केवल नाक से निकलती है। और मान लीजिए ऐसे अगर परिभाषा आ जाए कि अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से अधिक एवं मुंह से कम निकलते हैं, तब भी इसी का परिभाषा माना जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, अनुस्वार ही आंसर माना था, तो इसलिए उसे भी आपको याद रखना है। लेकिन आप देखेंगे वासुदेव नंदन या कामता प्रसाद गुरु की जो प्रमाणित किताबें हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो यही परिभाषा दिया गया है कि अनुस्वार के उच्चारण में श्वास केवल नाक से ही निकलती है। इसीलिए मैं परिभाषा ये लिखाया हूं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो क्या क्या हो गए? निरनुनासिक हो गया, अनुनासिक हो गया, अनुस्वार। इन दोनों में देखिए अंतर क्या है? अंश, अंक, अंगद, अंकित। देखिए इसमें नाक से ज्यादा श्वास निकल रही है, लेकिन इसमें देखिए मुख से ज्यादा निकलेगी। माँ, गांव, दांत, सांचा, आंगन, देखिए इसमें मुख से ज्यादा श्वास निकल रही है, लेकिन यहां पर नाक से। अंश, अंक, अंगद, अंकित, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये ध्यान देना है। यहां पर देखिए एक शब्द है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह ए होता है। अब देखिए विसर्ग में आप देखिए विसर्ग का उच्चारण किसके तरह होता है? हा की तरह होता है, और तत्सम शब्दों में इसका अधिक प्रयोग होता है। जैसे आप लिखते हैं स्वतः, जैसे आप लिखते हैं दुख, जैसे आप लिखते हैं स्वतः, जैसे आप लिखते हैं भैया दुख, जैसे आप लिखते हैं अतः, ये सभी क्या है? यहां पर आप देखिए विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए ये विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन परिभाषा भी आपको चारों को याद रखना है। तो देखिए एक लाइन में आपको याद रखना है, निरनुनासिक में के उच्चारण में केवल मुख से श्वास निकलेगी, अनुनासिक के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक से भी श्वास निकलेगी, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से श्वास निकलेगी, और विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे और जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। एक शब्द क्या आता है भैया? एक आप देखेंगे संयुक्त ध्वनियां, आप सुने होंगे संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां किसे कहते हैं? ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर लिखिएगा जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर के सहारे, एक ही स्वर के सहारे बोले जाए, तो बोले जाए, तब उसे क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनियां कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे भैया? संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे 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 यहां पर देखिए प्राण, यहां पर देखिए स्नान, स्नान, प्राण, स्नान। यहां पर देखिए स्कूल, यहां पर देखिए प्रकाश। हाँ देखिए संयुक्त ध्वनियां जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए, तब उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहां पर शब्द लिखा हुआ है प्राण, प्राण यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे जो ये प्रा है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर पा है, उसके बाद आप देखेंगे रा है, उसके बाद आ की मात्रा है। ये देखिए एक वर्ण ये पा है और दूसरा वर्ण क्या है? रा है। ये दो वर्ण आ के सहारे बोले जा रहे हैं कि नहीं? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनियां। यहां पर देखिए एक तो सा है, यहां पर सा के बाद आप देखिए यहां पर ना है,
और ना के बाद आ की मात्रा है, तो यहाँ पर देखिए सा और ना दोनों आ के सहारे बोले जा रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त ध्वनियां कहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ स्कूल में आप देखेंगे सा आधा है, उसके बाद का है, का में ऊ की मात्रा है। यहाँ पर देखिए का और सा और का दोनों ऊ के सहारे बोले जा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए प्रकाश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पा है आधा, और उसके बाद रा है, और उसके बाद आप देखेंगे ह्रस्व आ की मात्रा है। तो यहाँ पर देखिए पा और रा ये दोनों के दोनों व्यंजन वर्ण किसके सहारे, आ के सहारे बोले जा रहे हैं। इसलिए इन सभी ध्वनियों को इन सभी ध्वनियों को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त ध्वनियां कहेंगे। ये आपको याद रखना है। देखिए परिभाषा ऐसे ही क्लियर है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन, यहां पर देखिए दो व्यंजन है और एक ही स्वर के सहारे बोले जाए, देखिए पा और रा आ के सहारे बोले जा रहे हैं, सा और ना आ के सहारे बोले जा रहे हैं, सा और का ऊ के सहारे बोले जा रहे हैं, पा और रा आ के सहारे बोले जा रहे हैं। तो देखिए जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए तब उसे क्या कहेंगे, संयुक्त ध्वनियां कहेंगे। ये आपको याद रखना है। देखिए एक ही तो सहारे बोले जा रहे हैं, पा रा दो व्यंजन है, ये केवल आ के सहारे बोले जा रहे हैं, सा ना दो व्यंजन वर्ण है, आ के सहारे बोले जा रहे हैं, सा का दो व्यंजन वर्ण है, ऊ के सहारे बोले जा रहे हैं, पा और रा दो व्यंजन है, आ के सहारे बोले जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये संयुक्त ध्वनियां हो गई। अब दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है युग्मक ध्वनियां, या इसी को कहा जाता है द्वित्व ध्वनियां। द्वित्व ध्वनियां या युग्मक ध्वनियां किसे कहते हैं, तो यहां आपको याद रखना है, जब किसी व्यंजन का संयोग, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो जाए तब उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। यहां पर देखिए कहा जा रहा है युग्मक ध्वनिया में, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनिया कहते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर लिखा गया है दिल्ली, यहां पर देखिए लिखा गया है दिल्ली, तो कहा जा रहा है, जैसे यहां पर आप देखिए ला है, ला के बाद फिर देखिए क्या आ गया, ला। यहां पर देखिए सेम है ना दोनों, ला यहां पर आधा ला भी है और पूरा ला भी है। तो जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ, मतलब इस व्यंजन का संयोग इस व्यंजन के साथ हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनियां या द्वित्व ध्वनियां के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे यहां पर देखिए, जैसे कहा जाए, मान लीजिए कक्का, क्या कहा गया भैया, कक्का कहा गया, तो यहां पर देखिए एक आधा का है एक पूरा का है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनियां। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां पर देखिए अलग अलग ध्वनियां है, यहां पर देखिए पा रा दोनों आ के सहारे बोले जा रहे हैं, इसलिए इसे संयुक्त ध्वनियां कहेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर भी एक ही स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अंतर क्या है, अंतर ये है भैया कि यहां पर अलग अलग ध्वनि, अलग अलग व्यंजन वर्ण है, लेकिन यहां पर सेम है, एक ही व्यंजन वर्ण दो बार आ रहा है, इसीलिए इसे द्वित्व ध्वनिया के नाम से जाना जाता है। तो जैसे दिल्ली है, कक्का है, सच्चा है, अन्न है। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए सच्चा लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए आधा चा है, उसके बाद पूरा चा है। जैसे आप देखिए यहां पर अन्न लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए आधा ना है और पूरा ना है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि जब कोई आधा वर्ण आए और वही वर्ण पूरा आ जाए तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, युग्मक या द्वित्व ध्वनियां कहेंगे। और जब अलग अलग व्यंजन वर्ण आएंगे, किसी स्वर के सहारे बोले जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों अंतर समझ में
आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि संयुक्त ध्वनिया में आप देखिए दो व्यंजन वर्ण है, जैसे प और र है, आ के सहारे एक ही स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, इसलिए इसे संयुक्त ध्वनिया कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण दोनों अलग अलग हैं, सभी में देखिए अलग अलग हैं। लेकिन युग्मक या द्वुत ध्वनिया किसे कहेंगे? इसमें देखिए एक ला यहाँ पर भी है, ला यहाँ पर भी है, एक ही देखिए किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से हो जाए। मतलब यहाँ पर देखिए एक आधा व्यंजन आ रहा है, एक पूरा आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक आधा वर्ण है, एक पूरा है, तो यहाँ पर देखिए उसी में जुड़ रहा है। यहाँ देखिए का है आधा, फिर पूरा का आ गया। यहाँ देखिए चा आधा है, फिर पूरा चा है। यहाँ ना आधा है, फिर ना है पूरा। तो देखिए दोनों सेम है, दोनों ला का, यानी कि जब एक आधा वर्ण हो, एक पूरा वर्ण हो, अगर इस प्रकार से कोई ध्वनि दिखाई देगी तो उसे आप युग्मक कहेंगे। और जब आधा और पूरा तो रहे लेकिन अलग अलग जब रहे तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एक और, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर आते हैं। क्या आते हैं भैया? दो ध्वनिया आते हैं। आपसे पूछा जाए अक्षर के दो प्रकार हैं। अक्षर के कितने प्रकार हैं भैया? अक्षर के, एक मिनट फिर से लिख दे रहा, अक्षर के दो प्रकार हैं। जो ये अक्षर होते हैं, अक्षर के दो प्रकार हैं। अक्षर के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। तो पहला अगर आप देखेंगे, एक होता है बद्धाक्षर, एक क्या होता है? बद्धाक्षर होता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो मुक्ताक्षर होता है। क्या होता है भैया? मुक्ताक्षर होता है। बद्धाक्षर किसे कहते हैं? तो देखिए बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, व्यंजन होती है। और जबकि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बद्धाक्षर किसे कहते हैं, तो बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन होती है। और जबकि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है भैया? स्वर होती है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं एक, तो यहां पर देखिए आप लिखे हैं तो यहां पर देखिए हलंत लगा हुआ है। एक लिखे हैं, यहां पर हलंत लग गया। अगर हलंत लगा रहेगा तब इसे बद्धाक्षर कहेंगे। लेकिन मान लीजिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है जो सो, यहां पर देखिए जो सो में क्या हलंत लगा हुआ है? क्या हलंत नहीं लगा हुआ है। यहां पर लास्ट में क्या है? स्वर की मात्रा है। और स्वर की मात्रा अगर होगी तब उसे क्या कहेंगे? मुक्ताक्षर कहेंगे। देखिए अगर इसका आप खंड करेंगे तो देखिए आ तो निकल जाएगा, उसके बाद यही पा ही तो बचेगा ना। तो ये पा देखिए अंतिम ध्वनि है, और पा देखिए व्यंजन वर्ण है कि नहीं, इसमें हलंत लगा हुआ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जब किसी वर्ण का स्वर निकाल लिया जाता है, जब किसी वर्ण का स्वर निकाल लिया जाता है तो जो मूल बचता है वही क्या होता है? वही व्यंजन वर्ण कहलाता है। यहाँ पर देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो ए निकल जाएगा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर का हलंत में रहेगा। तो अगर हलंत लगा रहेगा तो बद्धाक्षर, अगर हलंत नहीं लगा रहेगा कोई ना कोई स्वर होगा। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है, यहाँ पर भी ओ की मात्रा है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? मुक्ताक्षर कहेंगे। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक बद्धाक्षर होता है, दूसरा क्या होता है? मुक्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर बद्धाक्षर किसे कहते हैं? बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। यानी कि अगर आप कोई भी शब्द लिखा हुआ है, लास्ट में अगर हलंत लगा हुआ है तो वह शब्द बद्धाक्षर कहलाएगा। लेकिन कोई भी शब्द लिखा हुआ है, लास्ट में कोई ना कोई स्वर की मात्रा अगर होगी तो वह शब्द मुक्ताक्षर कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, जबकि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है भैया? स्वर होती है। ये आपको याद रखना है। एक और आप लास्ट देख लीजिए, रा के प्रकार। रा के प्रकार की अगर बात की जाए तो रा भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक तो आप रा ऐसे पूरा का पूरा लिख देते हैं,
इस प्रकार से आप रा लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए पूर्ण रा है, यहां पर कैसा रा है, पूर्ण रा है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन आप देखिए अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे कर्म लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए ए रा की मात्रा है, इस रा की मात्रा को यहां पर जो रा की मात्रा है यहां पर अर्ध रा है। कैसा है भैया, अर्ध रा है, ये आपको ध्यान देना है। यहां पर मान लीजिए जैसे यहां पर क्रम लिखा हुआ है और क्रम में आप देखिए यहां पर, या आप ऐसे समझिए, नहीं ठीक है, क्रम लिखा हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी पूर्ण रा है। कैसा है, पूर्ण रा है। एक आप जैसे मान लीजिए यहां पर ट्रक लिखा हुआ है तो यहां पर भी कैसा रा है, यहां पर भी पूर्ण रा है। ये आपको समझना है। देखिए रा, दरअसल रा का जो रूप होता है, प्रकार होता है, वो 3 प्रकार से आप देखते हैं। या तो रा ऐसे लगा रहेगा, या तो रा आप देखेंगे इस प्रकार से लगा रहेगा, या तो इस प्रकार से रा लगा रहेगा। तो जो ये रा होता है, इस रा को कहा जाता है रेफ रा। क्या कहते हैं, इस रा का नाम है रेफ, और इन दोनों रा का नाम है पाद रेफ है। क्या नाम है भैया, पाद रेफ रा कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए रा का प्रयोग आप 4 प्रकार से करते हैं। एक तो पूरा रा लिखते हैं, और दूसरा यहाँ पर देखिए आधा रा लिखते हैं, और यहाँ जो क्रम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रा पूरा है, का आधा है। और यहाँ पर देखिए ट्रक में जो रा दिखाई दे रहा है, ये जो रा है चिन्ह ये रा का ही है, ये कोई स्वर नहीं है, ये रा का ही रूप है। ये आपको ध्यान देना है। तो रा के 3-4 रूप होते हैं। एक तो पूरा रा होता है, और 3 रा इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको समझना ये है भैया कि जो ये ऊपर वाला जो जिसे आप उड़ंकुर रा कहते हैं, ये कैसा होता है, आधा होता है। बाकी जो ये दोनों रा होते हैं, ये दोनों रा कैसे होते हैं भैया, पूरा होते हैं। ये आपको समझना है। क्लियर है, ये आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए आप लिखे हैं गर्व, तो गर्भ जब आप लिखे हैं तो यहां पर देखिए रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन रा एक ऐसा है आधा। जैसे आप इसका वर्ण शब्द विन्यास अगर आप करेंगे तो यहां पर देखिए गा लिखेंगे, गा के बाद आप देखिए गा के बाद आप देखेंगे गा में किसकी मात्रा, आ की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद रा लिखेंगे, उसके बाद रा लिखेंगे, उसके बाद वा लिखेंगे, उसके बाद आ लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसका शब्द विन्यास करेंगे। देखिए शब्द विन्यास जो होते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं उसे बता दूंगा आपको बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्रम लिखा हुआ है, तो अगर क्रम लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए जो का दिख रहा है पूरा, ये वास्तव में होता है आधा, और जो रा दिख रहा है आधा, ये वास्तव में होता है पूरा। लेकिन अगर रा का मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, हरस्तो आ निकलेगा, उसके बाद आप देखेंगे मां निकलेगा, उसके बाद आ निकलेगा। ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही ट्रक वाला अगर आप देखेंगे रा, तो यहां पर भी देखिए टा जो होता है आधा होता है। देखिए जब किसी भी वर्ण के नीचे अगर हलंत लग जाता है तो उसे आधा माना जाता है। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। तो यहां पर देखिए टा में हलंत लग गया, इसका मतलब टा आधा हो गया। फिर रा पूरा है, रा कैसा है, पूरा। लेकिन रा से अगर आ आपको निकालना है तो एक हलंत लगाना पड़ेगा, तो आधा हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए का है, और का के बाद आप देखेंगे आ है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, यहां से यहां तक जो ये मैं शब्द विन्यास किया था, तो आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में शब्द विन्यास पर बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे शब्द विन्यास करना है। यानी कोई भी शब्द लिखा हुआ हो उसे आपको कैसे अलग अलग करना है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है, तो उसे मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए मोटा मोटा आप देखेंगे तो वर्णमाला यहीं पर कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये जो शब्द का विन्यास कैसे होता है, तो इसको मैं अगली क्लास में बता दूंगा। तो आपको जैसा अगर सीखना है तो आप कमेंट करिएगा जरूर कि कैसे इसे तोड़ रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा प्रयोग हो रहा है। तो रा को आपको ध्यान देना है। रा के 4 रूप होते हैं। एक तो पूरा रा होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे आधा रा होता है, और ये दोनों भी पूरा होते हैं। यानी कि केवल जैसे एक कर्म जिसे आप उड़ंकु रा कहते हैं, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं, रेफ रा कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। और इन दोनों रा को पाद रेफ कहते हैं। तो रेफ रा जो होता है वो आधा होता है, बाकी सभी के सभी तीनों रा कैसे होते हैं,
पूरा होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो रा के 4 रूप हो गए, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्णमाला की लास्ट क्लास, या लास्ट यही मानना चाहिए आपको, चूंकि अब वर्णमाला कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको हम अगली क्लास में बता देंगे। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।